अरे आज फिर से ये क्या बना कर रख दिया है? अरे क्या बना कर रख दिया है मतलब? आंखें खोल कर देखो तो दिखेगा क्या बनाया है। आंखें खोल कर नहीं देख रहे तो क्या ये बटन है? शांत गदाधारी भीम शांत। एक इस लड़के को देखो, बाप को भीम कह रहा है। अरे चुप हो जाओ ना पापा, ये देखो मैं आज क्या लाया हूँ। और फिर राघव टेबल के नीचे से बढ़िया बटर पनीर मसाला एक डिब्बा निकालता है, जिसे देखकर दिलीप जी की आंखें चमक उठती हैं। वाह बेटे, आज तो मौज कर दी। अभी बस तुम्हारी माँ चपाती बॉक्स यहाँ रख जाए, फिर धीरे से इसे बाहर निकाले ना। लो जी, ये रही आपकी गरम गरम चपाती। अभी आप लोग शुरू करो, मैं एक एक करके गर्मा गर्म ला रही हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, बस आप एक साथ बना दो, हम आराम से खा लेंगे। राघव के इतना कहते ही हेमा जी की आंखें चौड़ी हो जाती है और वो समझ जाती है कि दोनों बाप बेटे मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। हेमा जी वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रसोई से झांक कर देखती है। राघव! अपनी माँ की अचानक आवाज सुनकर राघव सकपका जाता है और बटर पनीर मसाला का डिब्बा हाथ से छूट जाता है और बाप बेटे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। या क्या हो रहा है तुम दोनों का? क्या है माँ जी, अब रोज रोज ये सादा खाना हमसे नहीं खाया जाता। अब बेटा बाजार से कुछ अच्छा ले आया जिससे हमारा पेट भर जाए तो बुराई क्या है उसमें। हाँ, मैं तभी समझ गई थी कि आज तुम दोनों को ठंडी रोटियां क्यों चाहिए। अरे ठंडी किसने कहा है माँ जी, मैंने कहा कि एक साथ बनाकर रख दो, आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। सुनिए जी, मेरा दिमाग ना आपसे 2 कदम आगे चलता है। मैं तभी समझ गई थी कि तुम दोनों कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मोजी, करता हूँ मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। अपने लखन मामा को देखकर राघव उनके गले लग जाता है। मामा, आप आज अचानक? राघव बेटा तू मेरी जान है और मैं समझ गया राघव कुछ परेशानी में है, तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा चला आया। इतना कहकर लखन आंख मार देता है और राघव हंसने लगता है। प्रणाम जीजा श्री, प्रणाम जीजी। और कैसा है तू लखन, आज बड़े ही दिनों बाद आना हुआ। अरे सब एक ही सवाल पूछोगे तो बताओ मैं चला जाऊं क्या? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं बदला है माँ जी, हमारी शादी में छोटा सा था 10 साल का, आज तक बिल्कुल वैसा ही है। इन सब बातों को छोड़ो, आपके घर की इस रोज रोज की कलिश को खत्म करने आया हूं मैं। अच्छा जी, जरा विस्तार से बताओ क्या कहना चाहते हो। राघव के लिए एक बड़ा ही बढ़िया रिश्ता आया है। अच्छा, लड़की खाना कैसा बना लेती है, बस इतना सा पता करके बताओ। कर दी ना छोटी बात जीजा जी, मैं लखन हूँ, लखन। मैं छोटी मोटी बातों में भरोसा नहीं करता। लड़की वालों से पूछता फिरूं कि आपकी लड़की को खाना बनाना आता है क्या? तो फिर क्या लड़की सिर्फ रील बनाना जानती है? अरे लड़की की माँ जानी मानी शेफ है, शेफ। अब खुद ही सोचो, जिस लड़की की माँ इतनी बड़ी शेफ हो, उसे खाना बनाना नहीं आता होगा क्या? वाह साले वाह। जीजा श्री, आपको कितनी बार कहा है मुझे ये साले वाले ना बोला करो, लेकिन आप भी ना। अच्छा साले साहब, अब तो ठीक है। अब थोड़ा वजनदारी आई बात में तो आगे की कहानी सुनो। लड़की की माँ देश की जानी मानी शेफ है और लड़की बहुत सुंदर होशियार सर्वगुण संपन्न है। तो मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अरे ऐसे कैसे मामा जी, आप भी कमाल करते हो, एक दूसरे को बिना देखे जाने बात किए बस हाँ कर दो। अरे हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 18वीं सदी में नहीं। अच्छा अच्छा, तू परेशान ना हो, मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगी। वैसे बेटा मैं तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर एक बात जरूर कह सकता हूँ। पूछो क्या? क्या पापा जी? हमारे बाबूजी यानी कि तुम्हारे दादाजी हमेशा कहा करते थे, जब भी अपनी बेटी देनी हो लड़के के पिताजी को देखो, उससे उस परिवार का रुतबा पता चले, और जब भी किसी परिवार से लड़की लेनी हो तो उसकी माँ को देखो। अब जब लड़की की माँ इतनी बड़ी शेफ है तो समझ ही सकता है कि लड़की खाना बनाने में कितनी होशियार होगी। अरे जीजा जी, मैं आपके इस 28 साल पुराने दुख को अच्छे से समझ सकता हूँ, तभी तो एकदम चुनकर रिश्ता लाया हूँ। हाँ हाँ, तेरे जीजा जी समझे या ना समझे, उनके दुख को तू कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ रहा है लखन। लो लो, अब मुझ गरीब को भी 2 रोटी खाने को दे दो ना जीजी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अब जैसे इस घर में लड़की वाले के रिश्ते के चर्चे हो रहे थे, तो ठीक उसी तरह उस घर में लड़के वालों के। तो आइए आपको ले चलते हैं मालिनी जी के यहाँ, जो देश की बहुत बड़ी शेफ है। सिया, सिया उठ जा बेटा।
अभी बस 10 ही तो बजे है, मम्मा उठ जाओगे, बस थोड़ा सा और सोने दो। अरे बहू, अभी भी समय है, इसे सुधार ले, नहीं तो आगे की राह मुझे तो बड़ी कठिन लग रही है। अब क्या करूं मम्मी जी, आप ही बताओ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अब कुछ सीखना ही नहीं चाहती तो। आपको कहा ना मम्मा, मैं आपका वो ब्रह्मास्त्र अपने साथ ले जा सकती हूँ, बस फिर फिक्र किस बात की। अरे अगर ब्रह्मास्त्र से काम चल जाता ना बेटा, तो फिर जब रसोई में जाएगी तभी तो कुछ रुचि जागेगी, तभी कुछ बनाने की कोशिश करेगी और कुछ अच्छा बना पाएगी। उफ़ो, इतना कुछ बोल रहे हो। अरे आगे की स्टोरी देखने दो ना मुझे। सिया, इस बारे में मैं तुम्हारी दादी से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, दादी बिल्कुल सही कह रही। ओके मॉम, प्लीज थोड़ी देर सोने दो बस। ये लड़की नहीं सुधरने वाली। मालिनी जी अपने माथे पर हाथ रखकर बाहर चली जाती है। अब राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, बस उसी की तर्ज पर दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और राघव संग सिया ब्याह कर आ जाती है अपने ससुराल। लेकिन वही भूल जाती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। आ जाओ सिया बेटा, अपना दाया पैर आगे बढ़ाकर घर में प्रवेश करो। सिया का गृह प्रवेश भी हो जाता है और वही सब होने लगता है जो हर एक नई नवेली दुल्हन के लिए एक हंसी ख्वाब होता है। सिया, आज तुम्हारी पहली रसोई होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। तुम अभी इस घर में नई नई हो, इस बात के लिए तो घबराना मत। हाँ बेटा। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आज मैं आप सबके लिए अपने हाथों से हलवा बनाना चाहती हूँ। आप लोग बस आराम से बाहर हॉल में बैठिए, मैं अभी सबके लिए बनाकर लाती हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। थोड़ी देर में सिया सबके लिए एक बढ़िया फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स हलवा बनाकर लाती है। सब सिया की भर भर कर तारीफ करते हैं और सिया को खूब बढ़िया बढ़िया नेक देते हैं। थैंक्स टू गॉड कि मैंने ये हलवा बहुत अच्छे से सीख लिया था, नहीं तो आज तो मेरी धज्जियां उड़ जाती। अब आगे के लिए तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र संग लेकर आई हूँ। क्या हुआ सिया, खुद ही खुद में सोचकर हंस रही हो? नहीं नहीं मौसी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिया सोच रही है कि आज तो मोटा माल पानी मिल गया। चुप रह लखन, अब ससुर बन गया है, कुछ तो हरकतें सुधार ले अपनी। अरे जीजी, भले ही मैं ससुर बन जाऊं या फिर दादा ससुर, लेकिन क्या? दिल तो बच्चा है जी। ये कभी नहीं सुधरने वाला। सब हंसने लगते हैं। सिया बेटा, तुम अपने कमरे में जाकर जरा आराम कर लो, फिर थोड़ी देर में हम सब शाम के खाने की तैयारी करेंगे। जी मौसी जी। इतना कहकर सिया अपने कमरे में चली जाती है और जाकर अपना ब्रह्मास्त्र ढूंढने लगती है। अब आप भी सोच सोच कर थक गए होंगे कि ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके भरोसे सिया शादी करके इस घर में आ गई। तो जी, सिया का ब्रह्मास्त्र है उसकी माँ की रेसिपी बुक, जिसे सिया ने अपने बैग में साथ लाने के लिए रखा था। सिया अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। अरे यार, मेरी सासू माँ को बहुत सारा थैंक यू। अगर वो मुझे आराम करने नहीं भेजती तो फिर मुझे अपने ब्रह्मास्त्र को देखने का टाइम ही नहीं मिलता। सिया अपने बैग को देखती है, अपनी ट्रॉली को टटोलती है, फिर वो एक एक करके हर चीज चेक करती है, लेकिन उसे अपनी माँ का दिया हुआ वो ब्रह्मास्त्र कहीं नहीं मिलता। हे भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, ये क्या हो गया? अब तो मेरा धोती, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? मम्मी को फोन लगाती हूँ। सिया अपनी माँ को फोन घुमाती है और उन्हें फोन लगाकर पूरी बात बताती है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? चलो मैं देखती हूँ, शादी वाला घर है, कहीं किसी ने इधर उधर तो नहीं कर दी। इधर मालिनी जी अपने उस ब्रह्मास्त्र को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर आखिरकार जब वो थक हार कर सोफे पर सुस्ताने बैठती है तो सामने टेबल के नीचे उन्हें कुछ चमकता हुआ सा दिखाई देता है। ये क्या दिख रहा है? ये तो कुछ डायरी जैसा लग रहा है। मालिनी जी जैसे ही उठाकर देखती है, अरे यही तो डायरी है। हे भगवान, मिल गई। चलो अब जल्दी से कैसे भी करके सिया के ससुराल तक पहुंचानी पड़ेगी, पर कैसे पहुंचाओ? फिर मालिनी जी कैसे भी करके कुछ कपड़ों के बीच में उस डायरी को रख कर पहुंचा देती है। सिया बेटा, मैं ना वो पड़ोस वाले बिट्टू को तेरे घर का पता दे दिया है और एक कपड़े के बैग के बहाने से वो रेसिपी डायरी पहुंचा दी है। उससे निकले हुए देर हो गई है, वो साथ ही होगा। सच में मम्मा, थैंक यू सो मच। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अच्छा वहां दरवाजे पर कोई है, लगता है बिट्टू ही होगा। मैं जाकर देखती हूँ, इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए। सिया जल्दी से जाकर बिट्टू से वो बैग लेती है और सीधे अपने कमरे में लाकर उसे खोलने वाली थी कि तब बाहर से हेमा जी की आवाज सुनाई देती है। सिया बहू, जरा बाहर तो आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है।
बाहर जाकर देखती है तो कुछ लोग थे जो सिया को देखने आए थे। हेमा और जूली उनसे मिल रही थी, लेकिन सिया के दिमाग में कहीं ना कहीं वही बातें चल रही थी। अरे यार, वो रेसिपी बुक तो देख ही नहीं पाई, पता नहीं अब क्या होगा। अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बातों बातों में बैठे बैठे समय बीत जाता है और मेहमान भी चले जाते हैं। अब तो शाम हो गई है, आओ हम लोग शाम के खाने की तैयारी करते हैं। शाम के खाने की बात सुनकर सिया का मुंह उतर जाता है। अरे क्या हुआ सिया? अच्छा, मुझे लगता है तुम बहुत थक गई हो, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। वैसे तुम अभी आराम नहीं कर पाई ना? हाँ मौसी जी, थकान तो हो रही है। अरे तो बेटा, देर किस बात की, सीधे अपने कमरे में पहुंच जाओ और आराम करो। हम जानते हैं कि हमारी सिया बेटी कितनी सयानी है। पूरी शादी में यही चर्चा थी कि सारा काम बेटी ने किया है। थैंक यू मामा जी। इतना कहकर सिया जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागती है और राहत की सांस लेती है। हे भगवान, आज तो बच गई। एक भी रेसिपी नहीं देख पाई थी, फिर क्या ही बनाती। अब पतिदेव के रूम में आने से पहले कोई एक बढ़िया सी रेसिपी देख लूं। सिया जल्दी जल्दी अपनी डायरी के पन्ने पलटती है। वाह, ये बढ़िया रहेगा, ये एकदम परफेक्ट डिश है। पहले ही दिन ससुराल में अपना रोल्ला बनाने के लिए। सिया आगे कुछ देखती इससे पहले ही राघव रूम में आ जाता है और फिर दोनों अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सिया रसोई में जाकर अपनी रेसिपी बुक में से चूज की हुई डिश तैयार करने लगती है। थोड़ी देर में सब लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा होते हैं और सिया सबको बड़े ही खुश होते हुए खाना परोसती है। अब देखना ये सब कैसे उंगलियां चाटेंगे। आखिर मेरी माँ की बताई हुई रेसिपी से तो पूरा देश क्या, दुनिया में लोग खाना बनाते हैं, तो फेल होने का तो कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता। लाओ जी लाओ, आज पहली बार बहू के हाथ का खाना खाएंगे हम। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बड़ी तेज लगी है। आप सब एक साथ बैठ जाओ, फिर मैं सबको एक साथ बनाकर खिलाती हूँ। वैसे है क्या खाने में? अरे इतनी पहेलियां क्यों बुझाना, खुद ही देख लो। और जैसे ही सब्जी का हॉट पॉट खुलता है सब दंग रह जाते हैं। सिया, इसको खाएंगे कैसे? अरे तुम भी ना राघव, कभी इंडिया से बाहर गए नहीं तो ये सब कैसे जानो। अरे ये कोरियन कढ़ी है, अब ये लो फोक और एंजॉय करो। हाँ, शांति से खा लो। अब बहू की माँ इतनी बड़ी शेफ है तो कुछ बढ़िया ही बनाया होगा उसने। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर क्या बनाया था हमारी प्यारी सी सिया ने। तो सिया ने तो बनाया था मैगी नूडल्स की कढ़ी। आप भी चौंक गए ना। अब सिया कभी बनाती करेले के पकोड़े, कभी भरवा लौकी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते कि आखिर इसे खाए तो खाए कैसे। अरे सिया बेटा, इतनी बड़ी लौकी को हम सब कैसे खाएंगे? और तो और तुमने सबके लिए एक एक लौकी बना दी। जूली, अब इतनी मेहनत से बनाई है, बहू ने खा ले। और ये करेले के पकौड़े सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, ये तो तुम जानती होगी बहना। वैसे तुम्हें बता दूं कि मैं जब जापान गया था तो वहां पर ये सब हर रोज नाश्ते में लेते ही लेते। यही तो उनकी फिटनेस का राज है। अच्छे ठीक है, लाओ मेरी लौकी इधर लाओ, पूरे हफ्ते भर की लौकी एक साथ खा लूं मैं भी भस्मासुर की तरह। फिर एक दिन राघव भी अपने ऑफिस के लिए सिया से कुछ स्पेशल बनाने को कहता है। सिया, वो मेरे ऑफिस में सारे कुलीग कह रहे थे कि कुछ स्पेशल बनाकर लाओ भाभी से, तो फिर इसी बात पर कुछ बढ़िया सा चटपटा बना दो। और हाँ, साथ में कुछ मीठा रखना भूलना मत। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कि वो लोग एक बार नहीं बार बार मांगेंगे। हाँ जाने मन, कुछ ऐसा ही बना दो। अरे छोड़ो ना, कोई देख लेगा। तभी हेमा जी वहां आ जाती है। अरे तुम लोग भी ना कहीं पर भी चालू हो जाते हो। बहू, कल सुबह के खाने में पापा जी के लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना लेना। हाँ सिया बहू, ये विदेशों का खाना खा खा कर मैं थक गई हूँ, कल अपना देशी खाना खिचड़ी बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अब सिया फटाफट अपनी माँ की रेसिपी बुक निकालती है और उसमें से सबसे बेस्ट खिचड़ी की रेसिपी बनाना शुरू करती है। और साथ ही साथ उसे राघव के ऑफिस के लिए भी कुछ बेस्ट बनाकर देना था। आज तो मैं स्टार ऑफ द फैमिली बन जाऊंगी। आफ्टर ऑल सब लोगों ने खुद ही मुझसे खिचड़ी बनाने की डिमांड जो की है, हाय मैं मर जाऊं। अब मैं जल्दी से अपनी मम्मा को फोन करके बताती हूँ, बहुत ताने मारती थी ना मुझे। सिया सबसे पहले राघव को बढ़िया सा लंच बॉक्स तैयार करके देती है और दोपहर के खाने में सबके लिए बढ़िया सी खिचड़ी तैयार करती है और सबको परोसती है। बहू, ये तो बड़ी तीखी है। नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं खाई जाएगी। अरे इटालियन खिचड़ी है बहनों, तुम दोनों बिना ड्रामा कुछ ज्यादा ही करती हो। हाँ वे खा लो, बहू ने इतने प्यार से बनाई है तो। इन दोनों को रहने दो जीजा जी, हम दोनों मन भरकर खाएंगे। फिर दोनों जीजा साले पेट भरकर खिचड़ी खाते हैं और बस फिर आगे देखो क्या होता है। शाम के 4 बज रहे थे कि दरवाजे की बेल बजती है। इस टाइम कौन होगा दरवाजे पर? सिया गेट खोलती है और सामने उसकी माँ और दादी थे। सिया खुशी से अपनी माँ और दादी के गले लग जाती है। सिया बेटे, हमसे रहा नहीं गया तो हम मिलने चले आए। तेरी सास और ससुर जी कहाँ है? आइए आइए,
भाभी जी हम इधर हैं। अरे क्या हुआ, आप कुछ टेंशन में लग रही हैं? वो दरअसल, हेमा जी जूली को चुप रहने का इशारा कर देती है। मालिनी जी समझ जाती है कि कोई तो बात है। तभी लखन अपना पेट पकड़े बाहर आता है। जी चलो, अब नहीं रहा जा रहा मुझसे। डॉक्टर को फोन कर दिया है, अभी घर ही आ रहे हैं। तभी दिलीप जी के कराहने की भी आवाज सुनाई देती है। अरे बाजी पानी दे जाओ जरा। इनको क्या हुआ? दरअसल इन्होंने लंच किया तब से इन दोनों की यही हालत है। अरे माँ, मैंने आज लंच में इतनी बढ़िया खिचड़ी बनाई कि बस कुछ पूछो मत। अरे पागल लड़की, तेरा खाना खाने के बाद से तो ये हालत है, कुछ सुना नहीं? बेटा ऐसी कैसी खिचड़ी बनाई, मुझे भी तो बताओ जरा। मालिनी जी खिचड़ी टेस्ट करती है और उनके भी तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये इतनी तीखी है, इसमें इतना ज्यादा गरम मसाला डाला हुआ है जिससे किसी का भी पेट खराब हो सकता है। अब मालिनी जी बात कर रही थी, तब राघव भी गुस्से में घर आता है और चिल्लाने लगता है। उसे पता नहीं था कि सिया की माँ घर आई है। सिया, ये तुमने आज क्या रखा था लंच में? मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। तभी मालिनी जी किचन से बाहर निकल कर आती है। मम्मी जी आप? नहीं कोई बात नहीं। वैसे सिया, तुमने आज राघव को क्या दिया था लंच में? कच्ची भिंडी की पराठे और टमाटर की खीर। और ये तुमने कहाँ से सीखा? सिया चुप हो जाती है। जाकर वो डायरी बाहर लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी डायरी में ये कहाँ लिखा है। सिया डायरी लेकर आती है और मालिनी जी देखती है, फिर अपना माथा पीट लेती है क्योंकि डायरी में सारे पेज फटे हुए थे और शादी के समय बच्चों ने इधर उधर कर दिए थे। तभी तो कहती थी बेटी, कभी तो किचन का दीदार कर लिया कर। हे भगवान, मतलब तुम इस डायरी में से ही ये सब बनाकर सबको खिला रही थी? तो सब तक क्या क्या बनाया? करेले के पकौड़े और भरवा लौकी। बेटा वो भरवा करेले और लौकी के पकौड़े थे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। मैगी नूडल्स की कड़ी। मालिनी जी अपना माथा पीट लेती है। मानना पड़ेगा आप लोगों को भी, जो आप इतने दिनों से हंस हंस कर खा भी रहे थे। ये है राघव के मामा, यही हमको कहते थे ये जापानी है, ये कोरियन है, आज इसने इटालियन खिचड़ी बनाई है। बहन जी अब कुछ करो ना इस पेट दर्द का। कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना। मालिन जी फटाफट सबको बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है और सिया को भी ट्रेनिंग देना शुरू करती है। चल देख, वहाँ पर कितनी अच्छी लंबी सेल लगी है, जल्दी जाकर देखते हैं कहीं सेल खत्म ना हो जाए। हाँ चलो चलो, सेल तो देखना बनता ही है। प्रीति अपनी सहेली नेहा के साथ मॉल गई थी और वहाँ पर शॉपिंग कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक एड नजर आती है। देख तो नेहा, इस एड में लिखा है कि एक मॉडल की जरूरत है, कंपटीशन होगा, क्यों ना हम भी चलकर देखें। अरे भला हमें इस एड का क्या ही करना है, छोड़ो ना, हमारा काम नहीं है, चल हम तो जाकर शॉपिंग करते हैं। अरे चल ना, एक बार जाकर देखते हैं। इस पर लिखा है 35 to 40 एज ग्रुप वाले होने चाहिए और मैरिड मॉडल्स चाहिए, तो दोनों ही बातें मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। एक बार जाकर देखते हैं। वैसे भी मेरा सपना तो था ही, नहीं होगा तो देखी जाएगी ना। और लिखा है जो जीतेगा उसे बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। चल ना एक बार जाकर देखते हैं। अच्छा बाबा चल, कहाँ है इसका ऑफिस? यही मॉल के बाहर जो थोड़ी दूर पर एक गली है ना, वहाँ पर ज्यादा दूर भी नहीं है, चल जल्दी चलते हैं। प्रीति और नेहा मॉल से शॉपिंग करने के बाद वहाँ पर एक एजेंसी में चली जाती हैं, जहाँ प्रीति को वहाँ का मैनेजर पवन मिलता है। जी वेलकम। दरअसल हम यहाँ पर आपकी एड देख कर आए हैं। जी आप दोनों का हमारे ऑफिस में स्वागत है। चलिए हम अंदर ऑफिस में बैठकर बातें करते हैं। तीनों ऑफिस में जाते हैं तो इसमें लिखा है कि आपको मॉडल की जरूरत है और मैरिड होनी चाहिए, 35 to 40 ईयर्स की ही। तो आई थिंक मैं इसके लिए बिल्कुल सुटेबल हूँ, लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया है, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ फर्स्ट राउंड होगा जिसमें हम सिर्फ कुछ कंटेस्टेंट को ही चुनेंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड होगा, फिर फाइनल राउंड में इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होगा और जो भी वहाँ पर जीतेगा उसे काफी बड़ा कैश प्राइज मिलेगा। और आप चिंता मत कीजिए, सारी ट्रेनिंग हम करवाएंगे। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। फिर तो अच्छी बात है, मेरा भी बहुत समय से सपना था कि मैं एक बहुत अच्छी मॉडल बनूं। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें बिल्कुल आपके जैसे ही मॉडल की जरूरत है। देखिए तो जरा, आप कितनी सुंदर हैं, आप इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी। और वैसे भी हमें बिल्कुल आपके जैसी सुंदर, परफेक्ट और डिटरमाइंड लड़की चाहिए। आपको देखकर तो लगता नहीं कि कोई भी ऐसा कहेगा कि आप शादीशुदा हैं। जब आप यहाँ आई तो मैं आपको मना करने वाला था कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी एज कम होगी। इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर तो प्रीति शर्मा आ जाती है। बस कीजिए, आप भी मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। अच्छा तो आप बताइए मुझे क्या करना होगा?
आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको 20,000 रुपए जमा करने होंगे। उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड होगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपको बाकी की फीस जमा करनी होगी और उसके बाद हम आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देंगे। चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ जो भी आता है वो कुछ बड़ा करके ही जाता है। पवन प्रीति को मैगजीन दिखाते हुए कहता है। ये देखिए, ये जितनी भी मॉडल हैं सब हमारे यहाँ की हैं। इतना सब सुनकर और देखकर तो प्रीति फैसला कर लेती है कि उसे भी अब मॉडल बनना है, इसलिए वो फीस देने के लिए तैयार हो जाती है। पहले नेहा उसे रोकती है और उसके कान में धीरे से कहती है, अरे प्रीति, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? तुम्हें पहले इन सब चीजों के बारे में घर पर पूछ लेना चाहिए और सबकी अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब एक बात बताओ नेहा, क्या तुम दुनिया में हर चीज को जांच पड़ताल करती हो? अरे कुछ नहीं होगा, भला यहाँ पर भी क्या गड़बड़ हो सकती है, इतना मत सोचो। प्रीति पूरे 20,000 में रजिस्ट्रेशन करवा लेती है और उसके बाद घर आती है। उसका मूड आज कुछ ज्यादा ही अच्छा था। आखिर 20,000 रुपए जो उड़ा कर आई थी। क्या बात है, आज तेरा मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम खिलखिलाती हुई तितली की तरह नजर आ रही है। कुछ बात हुई है क्या? हाँ मम्मी जी बिल्कुल, मैंने ना एक मॉडल एजेंसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उन्होंने कहा है मैं इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, लगता ही नहीं है कि मैं 35-40 साल की एक महिला हूँ। अच्छा, अगर 35-40 साल की महिला नहीं लगती तो क्या मर्द लगती है, ऐसा कहा? ये बात सुनकर प्रीति चिढ़ते हुए गुस्से में कहती है, क्या मम्मी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? भला ऐसे कौन कहता है? अच्छा ठीक है बाबा, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा उसके बाद बता आगे क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, उन्हें एक मॉडल की जरूरत थी। वहाँ पर सभी लड़कियां पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत दूर से आती हैं, तो मैंने भी वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। देखना अब कैसे मैं जल्दी ही एक बड़ी सी सुपरस्टार मॉडल बन जाऊंगी। अरे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तू कहाँ इन सब चक्करों में पड़ रही है? तो मम्मी जी आप क्या चाहती हैं कि मैं मेहनत नहीं कर सकती? मैं मेहनती नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? तू कितनी सुंदर है, सुशील है, अच्छी नारी है, अपना घर संभाल अच्छे से। चलो फाइनली मम्मी जी आपने सच तो मान ही लिया। आपने भी मान लिया ना कि मैं सुंदर सुशील नारी हूँ। पता है उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही कहा, इसलिए तो मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। कुछ दिनों बाद फर्स्ट राउंड है, अगर उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो वो हमें ट्रेनिंग करवाएंगे और सेकेंड राउंड क्लियर होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होगा, जिसमें जीतने पर बहुत बड़ा कैश प्राइज मिलेगा, कई लाख रुपए। फिर हम माला माल हो जाएंगे। देख बहू, ये सब फालतू की बातें होती हैं, इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है मम्मी जी? मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ और आखिरकार मुझे अब जाकर वो मौका मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऊंची उड़ान भरूं और जिंदगी में कुछ अच्छा करूं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जब तूने फैसला ले ही लिया है और सारी चीजें हो ही गई हैं, तो ठीक है, एक बार ट्राई कर ले, हर्ज ही क्या है। वही तो मम्मी जी, ये हुई ना बात। अच्छा तो बता, रजिस्ट्रेशन में कितने पैसे लगे हैं? ज्यादा नहीं मम्मी जी, बस यही कुछ 20,000 रुपए। क्या कहा? 20,000 रुपए? भगवान भला इतने पैसे भी लगते हैं? एक ही मिनट में तूने इतने सारे पैसों को फूंक दिया। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई पैसे नहीं फूके हैं, ये तो एंट्री फीस होती है। अरे तो इतनी ज्यादा थोड़ी होती है, तू भी ना बहू पता नहीं क्या करती रहती है। इतना तो नॉर्मल है मम्मी जी, कुछ भी नहीं है। आप रिलैक्स हो जाइए और बस देखते जाइए मेरा कमाल, कैसे मैं मचाती हूँ धमाल। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और अगले ही दिन वो जल्दी उठकर योगा करना शुरू करती है। मॉर्निंग में जल्दी जॉगिंग पर जाती है। जॉगिंग से घर आने के बाद, क्या बात है भाभी, आपने तो अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया। आज तो ट्राउजर में और इतनी जल्दी उठकर जॉगिंग करने गई थी, क्या बात है? आप तो अपने ड्रीम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही हो। अरे रिया, जब तक हम जिंदगी में सीरियस नहीं होंगे तब तक जिंदगी भी हमारे साथ सीरियस नहीं होगी। अगर हम जिंदगी को मजाक में लेंगे तो जिंदगी हमारा मजाक बना देगी। क्या बात है भाभी, फुल मोटिवेशनल लग रही हैं आप तो। फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन कब है आपका? इसी हफ्ते शनिवार को, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है भाभी, लगे रहो, कीप इट अप। अब प्रीति अपना रूटीन चेंज करती है और एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद वो ऑडिशन देने जाती है, जहाँ पर और भी महिलाएं पहले से थी। ऑडिशन होता है और थोड़ी देर बाद उसका रिजल्ट भी आ जाता है। पवन प्रीति के पास आता है। कांग्रेचुलेशन प्रीति जी, आप जीत चुकी हैं। हमारी एजेंसी में आपका सिलेक्शन हो गया है। अब आपको स्टेट और नेशनल लेवल पर भी कंपटीशन करना है। मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर प्रीति की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। थैंक यू सो मच पवन जी, फाइनली। अब आप मुझे बता दीजिए कि एडमिशन के लिए क्या क्या करना होगा मुझे। ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको फीस जमा करनी होगी। अच्छा ऐसा है? जी, अभी आपको पूरे 1 लाख रुपए जमा करने होंगे। क्या कहा? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है मेरे लिए। कोई बात नहीं, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपने पति से बात करूंगी पहले।
प्रीति घर आती है और रोहन को इस बारे में बताती है। पता नहीं तुम भी क्या कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, अगर मैं कुछ भी करूँ तो वो सब बकवास और फालतू लगता है। अरे मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में किसी को मेरी परवाह ही कहाँ है। सब बस अपने अपने बारे में सोचते हैं। इतना कहकर प्रीति मुंह फुला लेती है, जिसके बाद रोहन को मनाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसों का इंतजाम एक साथ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में ही पे करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच डार्लिंग। बड़ी जल्दी मैं शैतान से डार्लिंग बन गया। सब माया का खेल है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे योगा और जुम्बा क्लास भी ज्वाइन करनी है। मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था। इससे मुझे ज्यादा फायदा होगा और मुझे बहुत सारे कपड़े भी खरीदने होंगे, शॉपिंग करनी होगी। अब क्योंकि मैं मॉडल हूँ तो अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनना बनता ही है। चलो जी रोहन, तुम्हारी तो अच्छी खासी लंका लग ही गई है। अब प्रीति बहुत सारी शॉपिंग भी करती है और साथ में डेली योगा और जुम्बा क्लास भी ज्वाइन कर लेती है। वो अपनी आधी फीस भी जमा करवा देती है। एक हफ्ते बाद जब वो जुम्बा क्लास से घर वापस लौटती है। अरे बेटा, लेकिन एक बात बता, तेरे एजेंसी वालों ने कहा था कि वो तुझे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन एक हफ्ता हो गया, तू तो घर पर ही है। वहाँ कब जाएगी? हाँ बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। कहा है ना कि अगला कंपटीशन अगले 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो क्लासेस कब से शुरू होगी? कितना पैसा लगाया है उसमें? मम्मी जी, पापा जी, अभी आप चिंता मत कीजिए, उनका सेशन शुरू होने वाला है। इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने हमें कहा तब तक हम योगा और जुम्बा कर सकते हैं। 6 महीने तो अभी बहुत हैं। अब प्रीति ऑनलाइन देखकर और क्लासेस से जो सीख रही थी वैसा ही घर पर बिहेव करना शुरू करती है। साथ में थोड़ा इंग्लिश बोलने की भी कोशिश करती है। अरे चिंटू, पास मी एप्पल। अरे मम्मी क्या बोल रही हो? फारसी बोल रही हूँ। अरे नालायक, इंग्लिश बोल रही हूँ। तुझे इतनी इंग्लिश भी समझ में नहीं आ रही? हाँ मैं समझ गया, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत क्या है? आप तो ऐसे ही ठीक हो और आपको तो इंग्लिश आती भी नहीं है। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अब बहुत कुछ करना चाहती हूँ। तुम देखना, एक दिन मैं तुम सबका नाम रोशन करूंगी। हर कोई तुझे कहेगा कि देखो ये चिंटू की मम्मी है। जब मैं हर टीवी पर राज करूंगी। मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मम्मी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हो आप वैसे ही बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल सही कह रहा है चिंटू। अब तू ही समझा बेटा अपनी मम्मी को। मेरी तो बात सुननी ही बंद कर दी है। देखो, आप चुप हो जाओ। बच्चे को भड़काने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी टीम में लेने की भी कोशिश मत करना। मैं सब जानती हूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं अपना सपना पूरा करूँ, लेकिन देखना जब मैं अवार्ड जीत कर आऊंगी ना, तब हर किसी को मेरे ऊपर गर्व होगा। और चिंटू, शक्ल मत देख मेरा, मुझे एप्पल ला कर दे। चिंटू प्रीति के लिए सब लाता है। तब वो रोहन से कहती है, ओके नाउ ओपन द एप्पल। क्या कहा? ओपन द एप्पल? अरे एप्पल को ओपन करना है? यस ओपन द एप्पल। अरे आप लोगों को इतनी आसान अंग्रेजी भी नहीं आती? सीखो कुछ मुझसे। मैं बताती हूँ, मैंने कहा सेब को काटो। उसे ओपन नहीं कट बोलते हैं। अरे हिंदी में एक ही शब्द को अंग्रेजी में पता नहीं कितने तरीके से बोला जाता है। आपको क्या पता? मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, मुझे पता है। चलो जल्दी करो। प्रीति का बदलता रूप बिल्कुल ही नया हो गया था। वो अपनी जी जान से पूरी कोशिश कर रही थी। एक दिन, सुनिए जी, मैंने पवन मैनेजर से बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे बाकी की फीस भी जमा करनी होगी, तभी मेरी क्लासेस शुरू होगी। भला ये कैसी बात है? उन्होंने तो कहा था कि हम आराम से इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अब अचानक से फीस मांग रहे हैं। अरे तो दे दीजिए ना। अभी देना है बाद में देना है, सब एक ही तो बात है। लेकिन तुम तो जानती हो ना प्रीति कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने कुछ पैसे सेव किए थे, लेकिन वो हमारी अच्छी सी फैमिली ट्रिप के लिए है। अरे तो अभी मेरी क्लासेस शुरू हो जाएगी। हम तो वैसे भी अब ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। जब मेरा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सब एक अच्छी सी ट्रिप पर चलेंगे। हम तब तक दोबारा से कर लेंगे। प्लीज पैसे जमा करवा दीजिए ना। पता नहीं तुम भी इस उम्र में क्या क्या करती रहती हो, समझ नहीं आता मुझे। लिसन, एज इज जस्ट नंबर, ओनली नंबर। यू नॉट समझी? बट आई नो एवरीथिंग इज गुड। ओके, डोंट टी 2 पैसे। आई एम एंग्री, क्योंकि कोई नहीं चाहता मैं अपना सपना पूरा करूं। माई ड्रीम इज माई ड्रीम, नॉट योर ड्रीम। प्रीति अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में रोहन को गुस्सा जाहिर करती है, लेकिन उसकी ये सब भोली बातें सुनकर उसका गुस्सा पिघल जाता है। अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो। मैं दे देता हूँ तुम्हें पैसे। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हो। देखना, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगी। एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए ना, तो हमारे मजे ही मजे होंगे। फिर हम सब बहुत अच्छी ट्रिप पर जाएंगे। अच्छा ठीक है बाबा, बट यू आर लिटिल फूल। कौन सा फूल हूँ? गेंदे का या गुलाब का? शुक्र है मैं इसे मूर्ख वाला फूल कहा तो इसे समझ नहीं आया।
मेरी भी जरा जबान फिसल गई थी। आज तो बच गया। अभी इसने अंग्रेजी में इसका मतलब नहीं सीखा है। उसके बाद प्रीति अपनी फीस जमा करवा देती है और अब उसे कहा जाता है कि अगले 15 दिन बाद उसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। अरे अब तो पैसे जमा करवा दिए, अब तो 15 दिन का समय दिया है। पता नहीं कैसे लोग हैं, इतना लेट करते ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़े समय में ही है, मैं सब सीख जाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब इस तरह प्रीति हर रोज प्रैक्टिस कर रही थी और जब वो 15 दिन बाद वही ऑफिस में जाती है तो देखती है कि वहां पर तो पहले की तरह कोई भी एजेंसी ऑफिस कुछ नहीं था। अरे ये ऑफिस अभी तक खुला क्यों नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। प्रीति आसपास के सभी लोगों से पूछती है तब, अरे भाई साहब, यहाँ पर एक कंपनी थी, ये बंद क्यों है, इस पर ताला क्यों लगा है? अरे बहन जी, ये कोई कंपनी नहीं थी, ये सब फ्रॉड करने वाले थे। 2 दिन पहले ही यहाँ से सब कुछ अपना साफ करके भाग गए और बहुत से लोगों का पैसा लेकर उड़ गए हैं। ये बात सुनकर तो प्रीति का मन बहुत भारी हो जाता है। आंखों में आंसू लिए वो पूछती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, आप झूठ कह रहे हैं ना? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खुद यहाँ पर फर्स्ट राउंड दिया था और अपनी फीस जमा की थी। उन्होंने मुझे मैगजीन और फोटो वीडियो सब कुछ दिखाया था। माफ करना बहन जी, लेकिन यही सच है। उन्होंने उल्लू बनाया और सबको हड़प कर यहाँ से चले गए। ये बात सुनकर तो प्रीति के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उदास मन से वो आंखों में आंसू लिए घर वापस लौटती है और जब सभी उसकी ये हालत देखते हैं तो वो रोते हुए सारा हाल बताती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी की बात नहीं मानी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पहले ही आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, मेरी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। प्रीति की हालत बहुत खराब थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो बस रोते हुए सबसे माफी मांग रही थी। उसकी हालत को समझते हुए हर कोई उसे प्यार से समझाता है। देख बेटा, इसलिए हम तुझे समझा रहे थे, हम तेरे भले के लिए ही कह रहे थे, हम तेरे सपनों के बीच में रोड़ा या कांटा नहीं बन रहे थे, लेकिन हम तुझे सही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इस दुनिया में किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है तेरा दिल बहुत साफ है और तू बहुत भोली है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, लेकिन अब तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी बाकियों की तरह बहुत कुछ करना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं भी खुद को बदलूं, जिस तरह दुनिया बदल रही है। मैं बस एक मामूली सी हाउसवाइफ थी, इसलिए सोचा कि कुछ अच्छा करूंगी तो कुछ अच्छा बन जाऊंगी। देखो, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही बहुत अच्छी हो। हमें तुम बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सुंदर हो, वैसे ही पसंद हो। हाँ मम्मी, मुझे भी नई मम्मी नहीं चाहिए। आप जैसे पहले थी वैसे ही बहुत अच्छी थी। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप मेरी सबसे अच्छी और सुंदर मम्मी हो और इस दुनिया की सबसे प्यारी मम्मी हो। देखा, मैंने कहा था ना। चलो अब उदास मत हो और खुश हो जाओ, सब ठीक है। ठीक है, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी और आगे से आप सभी की बातों को ध्यान से सुनूंगी।